नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज आपके साथ उपस्थित हुई हूँ हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। हिंदी भाषा शिक्षण, देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण पर चर्चा करने से पूर्व हमें ये समझ लेना होगा, हमें ये जान लेना होगा कि भाषा शिक्षण है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा है क्या आखिर? आज के युवा पीढ़ी और जो भी लोग हैं उनको ये जान लेना जरूरी है कि भाषा है क्या, भाषा का कार्य क्या है। भाषा जो है वो अभिव्यक्ति, संप्रेषण, विचारों के आदान प्रदान, भावों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को लिखित और मौखिक रूप से दूसरों के साथ पहुंचा सकता है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो एक और प्रश्न हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में उठता है कि भाषा के प्रकार कितने हैं। भाषा के अमूमन जितने भी लोग हैं वो जानते हैं, यदि किसी से भी पूछा जाए कि भाषा के कितने प्रकार हैं तो लोग कहते हैं कि भाषा के 2 प्रकार है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में 2 कौशलों का प्रयोग होता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में 2 कौशलों का होता है, एक होता है कि आप बोल रहे हैं और दूसरा श्रोता, यानी वक्ता और श्रोता। तो आप वहाँ पर श्रवण आपका कौशल है वो विकसित होता है और आपका वाचन कौशल विकसित होता है। इसके साथ साथ जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो लिखित भाषा में चारों जो हमारे कौशल हैं उनका प्रयोग होता है। लिखित भाषा में हम लिखते हैं तो लेखन कौशल और उसके साथ साथ आपका लेखन है और पठन, ये दोनों आते हैं। लेकिन संपूर्ण जब भाषा की बात की जाती है तो भाषा के 4 कौशल है, जहाँ पर है श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। और जब अभी मैंने कहा आपसे कि भाषा के प्रकार कितने हैं, और आप सभी जानते हैं कि अधिकांश लोग यही मानते हैं कि 2 ही प्रकार है, लेकिन नहीं, भाषा के 3 प्रकार है। सर्वप्रथम जब भाषा का आदि मानव से जब मानव की और हम बढ़े और आदि मानव से जब विकसित होते हुए हम विकासशील मानवीय प्रवृत्ति की ओर बढ़े तो वहाँ पर एक जो सबसे पहले भाषा का उद्गम हुआ वो थी सांकेतिक भाषा, यानी साइन लैंग्वेज। संकेत के माध्यम से मनुष्य ने संकेत के माध्यम से मनुष्य लिखने लगे, समझने लगे और अपनी अभिव्यक्ति को करने लगे। तो भाषा जो है वो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। भाषा शिक्षण के इस व्याख्यान श्रृंखला में इससे पूर्व के जो व्याख्यान थे उनमें हमने विस्तृत चर्चा करी थी कि शब्द क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, और इसके साथ साथ किस प्रकार से भाषा को हम समझ सकते हैं या किस प्रकार से भाषा की जो प्रारंभिक अवस्था है उसको हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में जिन विभिन्न प्रकारों पर, जिन विभिन्न क्षेत्रों पर या हिंदी भाषा के जिन विभिन्न अंगों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा या जिस पर हम विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है वाक्य विचार। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किस प्रकार के होते हैं और उनका विचार क्या है। वाक्य विचार के बाद हम बात करेंगे वाक्य के अंग, यानी वाक्य के कौन कौन से अंग हैं। अंगों के बारे में हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य में पद क्रम कौन कौन से हैं, ये भी आज हम इस व्याख्यान श्रृंखला में जानेंगे। और साथ ही साथ वाक्य में अवनीति, संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, जिसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और विराम चिन्ह आदों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने इस व्याख्यान श्रृंखला में हम विभिन्न हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न जो अंग हैं, विचार है, वाक्य हैं, शब्द हैं, उन पर चर्चा और विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी वाक्य विचार पर। वाक्य की रचना पदों के सार्थक योग से होती है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति विद्यमान है। मैंने कहा कि वाक्य की रचना
पदों के सार्थक योग से होती है। यहां देखिए मैंने सार्थक शब्द का प्रयोग किया है, और सार्थक का मतलब है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सह अर्थ के साथ जिसका। तो जो वाक्य की रचना है वो पदों के सार्थक योग से होती है, और वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति विद्यमान होती है। ऐसा व्यवस्थित पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो सार्थक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। भाव एवं विचार प्रकट करने के लिए कभी कभी एक शब्द समूह और वाक्यांश का प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु वे सांकेतिक होते हैं। भाव और विचार प्रकट करने के लिए कभी कभी एक शब्द समूह और वाक्यांश का प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु वह सांकेतिक होता है। देखिए उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। हमने कहा भाव में विचार प्रकट करने के लिए कभी कभी एक शब्द आ जाओ, एक शब्द है आ जाओ, आओ। चलिए हम और इसको और भली प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। और मैंने कहा आओ, इसका अर्थ है, ये संकेत है कि आपको बुलाया जा रहा है। शब्द समूह आप सब आ जाओ, ये एक शब्दों का समूह हो गया जो भी संकेत है कि आप सबको बुलाया जा रहा है। और वाक्य का अंश भी है। मान लीजिए कि हम किसी कार्य के लिए, अध्ययन के लिए, बागवानी के लिए, भ्रमण के लिए, किसी प्रयोग के लिए, किसी आयोजन के लिए सब हम एकत्रित होकर के कहीं जा रहे हैं, और मैंने वाक्यांश के रूप में कहा कि आ जाइए चलते हैं। ये एक वाक्य का अंश है। पूरा वाक्य क्या होगा? पूरा वाक्य होगा कि समस्त लोग एकत्रित हो जाइए, हमें अमुक आयोजन में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा आओ, यानी शब्द मैं बुला रही हूं, यह भी एक संकेत है। आ जाइए, आप सब आ जाइए, ये शब्द का समूह है कि आप सबको बुलाया जा रहा है। और वाक्यांश के तौर पे मैंने कहा कि हम सबको एकत्रित होकर किसी मुख्य आयोजन में चलना चाहिए। तो ये एक हमारा वाक्यांश हो गया। किंतु ये सब है क्या? ये सब सांकेतिक होते हैं। ऐसे आंशिक कथन में पूरा वाक्य समाहित समझ लिया जाता है। लेकिन जो ऐसे कथन होते हैं उसमें पूरा वाक्य समाहित समझ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो गया, और किसी कार्य के होने के बाद यदि हमने किसी से केवल इतना बोला कि चले जाओ, इसका मतलब ये होता है पूरा अर्थ समाहित, वाक्य का पूरा वाक्य समाहित होता है और उसको समझ लिया जाता है। मान लीजिए हमने कहा कि आपको जिस प्रयोजन के लिए बुलाया गया था वह प्रयोजन अब पूरा हो गया है और आप जा सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? आंशिक तौर पे हमने केवल वाक्य का अंश लेते हुए कह दिया कि जाइए, अब आप जा सकते हैं। यानी आपको जिस कार्य के लिए बुलाया जा गया था वह कार्य संपन्न हो गया है और अब आप जा सकते हैं। बोला हमने, केवल हमने वाचन में मौखिक रूप से हमारी अभिव्यक्ति केवल इतनी हुई कि अब आप जा सकते हैं। लेकिन इसका भावार्थ ये हुआ कि आपको जिस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, वह कार्य पूर्ण हो गया और अब आप जा सकते हैं। उदाहरण के लिए और उदाहरण दे देती हूं, मैं इसको और स्पष्ट कर देती हूं। भूखा व्यक्ति जब रोटी या खाना कहता है तब यह समझ लिया जाता है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। यहाँ पर मैंने एक बार शैक्षिक भ्रमण के दौरान अंडमान निकोबार की यात्रा करी, और उस यात्रा में मैंने देखा कि वहाँ पे जो जरावा जाति, जो आदिवासी और एक जरावा जो पर्टिकुलर है, उनको उन्होंने कहीं से केवल 2-3 शब्द सीख लिए हैं सुन के, और वो केवल एक शब्द बोलते हैं। उनको जब कुछ चाहिए, जब वहाँ वैसे तो सरकार की तरफ से निषेध है, लेकिन फिर भी मानवीय प्रवृत्ति है कि जहाँ ज्यादा रोका जाता है मनुष्य थोड़ा न थोड़ा अनुशासनहीनता पे उतर आता है। और जो लोग वहाँ भ्रमण के लिए जाते हैं, जो वहाँ के आइलैंड्स पे जाते हैं, उन्होंने उन जरावा जो जाति के लोग हैं वो जब रोड पे निकल आते हैं तो उन्हें बिस्किट है, एप्पल है, फ्रूट्स है, फल है, कुछ कभी कभी दे दिया जाता है। और उन्होंने बस एक शब्द सीख लिया है, दे दो।
या दूसरा शब्द उन्होंने सीख लिया है दोस्त। वो जब कोई भी होता है तो उन्हें लगता है कि जो जितने लोग हैं वो दोस्त का मतलब दोस्त उन्होंने समझ लिया। उनके लिए वो जो अन्य उनसे भिन्न जो मनुष्य हैं उनकी पहचान दोस्त के रूप में है, यानी उन्होंने दोस्त कहा है। इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं कि आप उनके मित्र हैं, आप उनके हितैषी हैं। और जो वो दे वाक्य बोलते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि उन्हें भोजन के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, बिस्किट चाहिए, फ्रूटी चाहिए, एप्पल चाहिए या केल बनाना चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो जब हमने उदाहरण की बात करी, ऐसे ही भूखा व्यक्ति जब रोटी या खाना कहता है तब समझ लिया जाता है कि उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं वाक्य की, कि वाक्य क्या होता है। और ये जो रोटी है या खाना है ये वाक्य का अंश है, लेकिन उस अंश से मनुष्य उस वाक्य को समझ लेता है, क्योंकि उस शब्द में उस वाक्य का अंश समाहित है और उस अंश से पूरे वाक्य को आत्मसात कर लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य छोटा हो अथवा बड़ा, 2 अंग होते हैं। देखिए, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, अपनी स्मृति में रखिएगा और इसको भली प्रकार से समझ लीजिएगा कि वाक्य के जो अंग हैं वो 2 अंग होते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंग 2 होते हैं। कौन कौन से अंग 2 होते हैं? उद्देश्य और विधेय। जो 2 अंगों की मैं बात कर रही हूं वाक्य के, वो 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके संबंध में बात कही जाए वह उद्देश्य है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाए वो विधेय होता है। दोबारा इसकी पुनरावृत्ति कर देती हूं कि वाक्य छोटा है या बड़ा है, उसके 2 अंग होते हैं। और वो 2 अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी जिसके संबंध में बात की जाए। मान लीजिए कि मैं राम के संबंध में बात कर रही हूं तो राम उद्देश्य हो गया। मान लीजिए कि मैं किसी विद्यालय के संबंध में बात कर रही हूं तो विद्यालय उद्देश्य हो गया। मान लीजिए कि मैं राष्ट्र के संबंध में बात कर रही हूं तो राष्ट्र उद्देश्य हो गया। मान लीजिए कि मैं भोजन के संबंध में बात कर रही हूं तो भोजन उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया? उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाए वो विधेय हो गया। मैंने जैसे अभी कहा कि मैंने कहा कि राम के बारे में मैं बात कर रही हूं तो राम उद्देश्य है, लेकिन इसमें विधेय क्या हो गया? मैंने कहा कि राम जो है, भगवान श्री राम जो है, वो एक अवतार थे। यानी भगवान श्री राम क्या है? उद्देश्य है। और विधेय क्या है? अवतार पुरुष है। ऐसे ही मैंने कहा कि विद्यालय के बारे में मैं कह रही हूं कि आदर्श विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। तो आदर्श विद्यालय क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। और सर्वश्रेष्ठ जो मैंने कहा वो उसका विधेय हो गया। ऐसे ही उदाहरण के लिए एक और उदाहरण आपके साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं और आपको बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। किसने किसका वध किया? श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। इस वाक्य में श्री कृष्ण क्या है? उद्देश्य है। और कंस का वध क्या है? विधेय है। तो अब ये बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी वाक्य में 2 उसके अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं और उस वाक्य के 2 अंग में पहला अंग होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य यानी जिसके संबंध में बात की जाए और विधेय उद्देश्य के संबंध में कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाक्य के जो अंग है वो उद्देश्य के रूप में वाक्यांश प्रस्तुत करते हैं हम। वाक्य के अंग देखिए, अब इसमें क्या आ जाएगा? वाक्य के अंग है वो उद्देश्य के रूप में वाक्यांश का काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आती है? इसमें सबसे पहले आती है संज्ञा। संज्ञा को हम वाक्य के अंग में उद्देश्य के रूप में हम देख रहे हैं। उद्देश्य कौन कौन से? संज्ञा, घोड़ा बुद्धिमान पशु है। अब यहाँ पे संज्ञा क्या है? यहाँ पे घोड़ा संज्ञा है और बुद्धिमान पशु है। ये जो बुद्धिमान पशु है ये क्या हो गया? इसका विधेय हो गया। दूसरा, सर्वनाम के रूप में यदि हम वाक्य के अंग को देखें, मैं उसकी कर्जदार हूं। मैं उसकी कर्जदार हूं। मैं क्या हो गया? मेरे संबंध में बात की जा रही है। मैं क्या हो गई? मैं उद्देश्य हो गई। उसकी कर्जदार हूं, वो उसकी कर्जदार जो है वो विधेय हो गया।
फिर हम विशेषण की ओर बढ़ते हैं, और विशेषण में जब हम बात करेंगे तो विशेषण में मैंने एक वाक्य लिया और वाक्य का अंश लिया और मैंने कहा कि विद्वान सदैव अनुशासित रहते हैं। कौन अनुशासित रहते हैं? विद्वान सदैव अनुशासित रहते हैं। यहाँ जो विद्वान विशेषण लगाया गया है वो विद्वान क्या है? उद्देश्य है। सदैव अनुशासित रहते हैं क्या है? उसका विधेय है, उस वाक्य का विधेय है। तो विद्वान सदैव अनुशासित रहने में विद्वान उद्देश्य हो गया और सदैव अनुशासित रहना उसका विधेय हो गया। और अब जब इसके आगे हम और इसको भली प्रकार से समझना चाहेंगे तो हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे। क्रिया विशेषण, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। यहाँ क्रिया क्या हो रही है? दौड़ना। दौड़ना क्रिया है और इसका विशेषण क्या है? क्रिया का विशेषण क्या है? तेज। तेज उसका विशेषण है, यानी दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज है। तो वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो तेज दौड़ता है वो क्या हो गया? वो विधेय हो गया। और वह क्या है? वह आपका उद्देश्य हो गया। अब क्रियार्थक संज्ञा की बात भी कर लेते हैं कि क्रिया जिसमें समाहित है, अध्ययन ज्ञानार्जन के लिए आवश्यक है। ज्ञानार्जन के लिए क्या आवश्यक है? अध्ययन। अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? ज्ञानार्जन के लिए। यहाँ जो अध्ययन है वो क्या हो गया हमारा? ये हमारा उद्देश्य हो गया और विधेय क्या हो गया हमारा? ज्ञानार्जन के लिए। और अब हम अंत में वाक्यांश की बात करते हैं। भाग्य भरोसे बैठना आलस्यों का काम है। आलस्यों का क्या काम है? भाग्य भरोसे। कर्म के बिना कभी भी फल नहीं मिलता। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो कामचोर जिसे हम कह सकते हैं, जो अकर्मठ कह सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो आलसी होते हैं और वो फल की प्रतीक्षा किसके भरोसे छोड़ देते हैं? भाग्य के भरोसे। तो ये जो वाक्यांश है इसमें भाग्य भरोसे जो बैठना है वो हमारा वाक्यांश में इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी तक जो हमने चर्चा करी है वो आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण भाग 3 में वाक्य विचार। यानी वाक्य विचार क्या है? सबसे पहले हमने जाना कि वाक्य क्या है। वाक्य के बाद में हम आगे बढ़े और वाक्य के बाद में हमने उसका उदाहरण लिया कि किस तरह से एक शब्द में, एक शब्द समूह में और एक वाक्य के अंश में हम उसको पूरा वाक्य समझ लेते हैं। तदुपरांत हमने चर्चा करी कि वाक्य के कितने अंग होते हैं और बहुत ही सरलता से हमने इस चीज को समझा कि वाक्य के छोटा हो या बड़ा 2 उद्देश्य होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और उनको हमने उद्देश्य और विधेय को हमने बहुत ही विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करा, जिसमें हमने संज्ञा के रूप में समझा, हमने सर्वनाम के रूप में समझा, हमने विशेषण के रूप में समझा, क्रिया विशेषण के रूप में समझा, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में समझा और वाक्यांश के रूप में समझा। तो ये हमारा आज का जो व्याख्यान श्रृंखला है इसमें हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं वाक्य के बारे में। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं हमने समझ लिया कि वाक्य विचार क्या है, वाक्य के अंग क्या हैं और वाक्य के अंग कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से हम उनको बहुत अच्छी भली प्रकार से समझ सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं वाक्य के प्रकार की। जब हम वाक्य के प्रकार की बात करते हैं तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नांकित प्रकार होते हैं, या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले वाक्य का प्रकार है विधानार्थक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा प्रश्नार्थक, पांचवा विस्मयादिबोधक और पांचवें के बाद में छठा संदेह सूचक, सातवां शर्त बोधक। तो ये हमने 7 जो हैं वो वाक्य के प्रकारों की बात करी। अब हम एक एक को विस्तृत रूप से समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से वाक्य के प्रयास अर्थ की दृष्टि से। अब यहाँ ये ध्यान में रखना भी बहुत ही आवश्यक है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। कुल मिला के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 7 प्रकार है, जिनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है विधानार्थक। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात का होना प्रकट हो। कौन से वाक्य? ऐसे वाक्य
जिनमें किसी बात का प्रकट होना हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई बात हो रही है, ये प्रकट हो, ये प्रस्तुतिकरण हो, या जिसे कहें कि वो प्रमाणित हो, वो विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य संवेदनशील प्राणी है। अब यहां जिस किसी बात का होना प्रकट हो, हमने कहा कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, यानी मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि है, विवेक है, तार्किक क्षमता है, सोचने समझने की योग्यता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा है जो सामाजिक प्राणी है, वो समाज का हिस्सा है। और मनुष्य कैसा है कि मनुष्य संवेदनशील है, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के संवेग समाहित होते हैं। यहाँ जो ये वाक्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इन वाक्यों में किसी बात का होना प्रकट हो रहा है। कौन सी बात? विवेकशील, सामाजिक, संवेदनशील। तो ये कौन से वाक्य हो गए हमारे? विधानार्थक। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। दूसरा हमारा जो वाक्य का जो प्रकार है वो है निषेधात्मक, निषेधवाचक। ऐसे वाक्य जिसमें किसी विषय की अस्वीकृति हो। कौन से वाक्य? ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य, या मैं कहूं कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी कार्य, किसी भी बात का विषय की अस्वीकृति हो। निषेध, देखिए जहां निषेध शब्द आ गया वहां आप समझ लीजिए कि अस्वीकृति है। निषेधात्मक यानी आप अस्वीकृति है। निषेध का मतलब ही अस्वीकृति है। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी विषय की अस्वीकृति हो, प्रकट हो। जैसे रवि भोजन नहीं करेगा। किस चीज की अस्वीकृति है? भोजन नहीं करने की अस्वीकृति है। राम आज अध्ययन नहीं करेगा। किस चीज की अस्वीकृति है? अध्ययन नहीं करने की अस्वीकृति है। रमन विद्यालय नहीं जाएगा। किस चीज की अस्वीकृति है? विद्यालय नहीं जाने की अस्वीकृति है। तो जहां पर किसी वाक्य में अस्वीकृति प्रकट हो वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आज्ञार्थक। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, उपदेश अथवा प्रार्थना की सूचना हो। जैसे तुम आज मंदिर जाओ। तुम आज मंदिर जाओ, इसमें आज्ञा दी गई है कि तुम आज मंदिर जाओ। तुम आज भोजन बनाओ। किसकी आज्ञा दी गई है? भोजन बनाने की आज्ञा दी गई है। तुम अभी कविता प्रस्तुत करोगे। किस चीज की आज्ञा दी गई है? कविता को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई है। इसके आगे हमारा आता है प्रश्नार्थक। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध होता है। जैसे आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? प्रश्न पूछा गया, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आप घर क्यों नहीं जाते हैं? आप समय पर कार्य क्यों नहीं करते हैं? आप इतना शांत क्यों रहते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध होता हो वो प्रश्नात्मक है। वाक्य के जब प्रकारों की हम बात कर रहे हैं। फिर आता है विस्मय आदि बोधक। ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, हर्ष, विषाद, घृणा आदि का बोध होता है। जैसे अरे वे चले गए, ओ तुम आ गए, वाह क्या बात है। जहां पर विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, विषाद ये प्रकट होते हैं वो विस्मय आदि बोधक वाक्यों के प्रकार होते हैं। संदेह सूचक, जिस वाक्य में संदेह की संभावना हो। शायद आज बारिश होगी, शायद आज प्रदूषण बहुत ज्यादा है, शायद, संभवतः, जो शायद संभवतः शब्द लग जाते हैं जहां संदेह होता है वो संदेह सूचक वाक्य होते हैं। और उसके बाद में आते हैं शर्त बोधक। ऐसे वाक्य जिनमें संकेत या शर्त का बोध होता है। आपकी अनुमति हो तो मैं चला जाऊं, मैं कह रही हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा था कि ये अवश्य होगा। तो जहां पर शर्त यानी बहुत ही वजन के साथ, बहुत ही गारंटी के साथ, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ
कुछ कहा जाए तो वो शर्त बोधक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी अपने इस व्याख्यान में, इस चर्चा में हमने वाक्य के प्रकारों की बात करी और हमने कहा कि पहला वाक्य होता है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा प्रश्नार्थक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठा संदेह सूचक और सातवां शर्त बोधक। तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। और इसी के साथ में मैं अपना जो ये व्याख्यान है इसको विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ये जो व्याख्यान है इसको आत्मसात कर पा रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा होगी तो आप निश्चित रूप से हमें टिप्पणी करेंगे। और अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।